everyone, this is Varisha and I welcome you all to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का टॉपिक कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी फ्लोरा है यानी जो हमारी प्लांट्स की सारी पॉपुलेशन है और जो हमारी फोना है यानी जो हमारे सारे एनिमल स्पीशीज हैं, एनिमल्स की पॉपुलेशन है, वो क्यों डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था एशियाटिक चीता, वो भी डिप्लीट हो चुका था। ठीक है, और आज हम यही सारे कारण पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो हमारी फ्लोरा और फोना है वो डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालयन यू इन ट्रबल। ये क्या है? ये एक केस स्टडी है। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट हुआ करता था और अब ये एक्सटिंक्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, पहले हमने एशियाटिक चीता वाली केस स्टडी पढ़ी थी और आज हम ये वाली केस स्टडी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसे खत्म हुई और जो फ्लोरा और फोना है वो कैसे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम केस स्टडी को कवर करेंगे, फिर हम रीजंस देखेंगे कि फ्लोरा और फोना क्यों डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, सो द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है और वो ट्रबल में है, यानी उसकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है या फिर उसे कोई डर है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। द हिमालयन यू दैट इज टेक्सस वेलिशियाना इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब जो हिमालयन यू है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्सस वेलिशियाना है। क्या ये एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी काफ़ी अच्छा यूज में आ सकता है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है ये। और पाया कहाँ पर जाता है? ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल is extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree and this has successfully been used to treat some cancers. The drug is now the biggest anti-cancer drug in the world. ठीक है, अब ये जो प्लांट है ना, इसकी क्या खासियत है उसको देखते हैं। कि एक है ना केमिकल कंपाउंड होता है, उसका नाम है टेक्सल। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम है टेक्सल। और वो जो टेक्सल है ना, वो इसी प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी लिया जाता है। अब कौन कौन से पार्ट्स में से लिया जाता है? इसकी बार्क में से लिया जाता है, यानी तने में से, इसकी नीडल्स में से लिया जाता है, इसकी ट्विग्स में से लिया जाता है, और जो इसकी जड़ें भी है ना, इवन जड़ें, रूट्स, वो भी टेक्सल को प्रोड्यूस करती हैं और वहाँ से हम इन चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, तो टेक्सल कहाँ से निकलता है? बार्क से, नीडल से, ट्विग से और रूट से। किसकी? इस प्लांट की, हिमालयन यू की। ठीक है, अब ये जो टेक्सल है ये क्या करता है? ये जो टेक्सल है ये एक बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी कैंसर हमने सुना है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ठीक है, तो एंटी का मतलब होता है जो उस चीज़ को खत्म करे, जो मतलब कैंसर को खत्म करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, तो जो टेक्सल है वो क्या है? वो एक बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर ड्रग है और वो कहाँ से पाया जाता है? हमें हिमालयन यू से ही मिलता है। ठीक है, एंड दिस हैज सक्सेसफुली बीन यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर्स। और जो टेक्सल है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ये बहुत सारे टाइप के कैंसर्स को ट्रीट करने में। ठीक है, द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो ड्रग है, टेक्सल नाम का जो ड्रग है, वो पूरे वर्ल्ड में अब एंटी कैंसर ड्रग बन चुका है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग कौन सा है कैंसर्स के लिए? टेक्सल। ठीक है, और निकाला कहाँ से जाता है? वो हिमालयन यू की बार्क से, नीडल से, ट्विग से और रूट से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कैंसर्स कितनी ज़्यादा जो है बड़ी बीमारी है, बहुत सारे लोगों को होती है दुनिया भर में। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, तो उतनी ही ज़्यादा हमें इस प्लांट्स के टेक्सल की भी ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हमें टेक्सल की ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे? इस प्लांट को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्लांट की खासियत है, लेकिन ये भी खतरे में भी आ गया इसकी वजह से। ठीक है, द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी भी चीज़ का शोषण करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या होगा? जब हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, एक लिमिट होती है ना किसी चीज़ की। ठीक है, जब हम लिमिटलेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ज़्यादा ही शोषण कर देना, ज़्यादा ही किसी चीज़ को यूज़ कर देना। ठीक है, तो अब ये जो स्पीशीज़ है ना, ये जो प्लांट की प्रजाति है, इसका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, इस पेड़ को बहुत सारे टेक्सल्स निकालने के लिए, टेक्सल की कंपाउंड निकालने के लिए, टेक्सल ड्रग निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये ग्रेट थ्रेट में आ चुका है। इन द लास्ट 1 डिकेड thousands of yew trees have dried up in various parts of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुछ तो निकाल कर ये जो पेड़ है खराब होते जा रहे हैं, कुछ मतलब इन पेड़ों को काटा जा रहा है और कुछ ही पेड़ सूख चुके हैं। ठीक है, लास्ट 1 डिकेड यानी पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में thousands of yew trees यानी हजारों जो हिमालयन यू के पेड़ थे वो सूख चुके हैं। कहाँ पर? वेरियस पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स में, हिमाचल प्रदेश के और अरुणाचल प्रदेश के, जहाँ पर ही पाया जाता है। सो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं
कि क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। पहले हमने देखा एशियाटिक चीता जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, फिर उसके बाद जो हिमालयन यू है वो भी खत्म होती जा रही है, ट्रबल में है, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट स्पीशीज जो है ना, और बहुत सारे जो एनिमल स्पीशीज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। कौन कौन से कारण है, कॉजेज हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, क्यों हमारी जो फ्लोरा और फोना है वो डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो इसके मेनली 3 कॉजेज हैं या फिर 3 कारण हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर कॉलोनियल पीरियड में कौन कौन से उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी, पॉलिसीज अपनाई थी, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लीट होती चली गई। सेकेंड है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है और उसकी वजह से जो फ्लोरा और फोना को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। थर्ड रीजन है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और कुछ इंसानों के कॉजेज भी हैं, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लोरा और फोना खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि डिप्लीट होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या होती है? जब भी आपकी बुक में या फिर कहीं पर भी कॉलोनियल वर्ड दिया गया हो, कॉलोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रिटिश, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो हमारे ऊपर उन्होंने राज करा था, उस टाइम का जो पीरियड था उसे बोलेंगे कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पॉलिसीज यानी जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज अपनाई थी या फिर नीतियाँ अपनाई थी, उन्हें बोलेंगे क्या? कॉलोनियल पॉलिसीज, ठीक है। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, उन्होंने हमारे फॉरेस्ट के लिए, हमारे जंगलों के लिए कौन सी पॉलिसीज या फिर नीतियाँ अपनाई थी, उनको पढ़ते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना का खत्म होते जा रहे हैं या फिर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। We have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife resources, ठीक है। तो हमने क्या करा है, फॉरेस्ट को हमने एक मात्र ऐसी चीज मान ली है कि बस हमें उससे सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। कोई लिमिट भी होती है कलेक्ट करने की, ठीक है। हमने ही क्या करा है, अपने फॉरेस्ट्स को खराब कर दिया है और हम दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले तो हमने ही हमारे फॉरेस्ट को खराब करा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, नेचर को एक रिसोर्स ऑब्टेनिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी पहले वो नेचर था यानी प्रकृति, ठीक है, उसको हमने कई चीज में कन्वर्ट कर दिया, एक रिसोर्स बना दिया जिससे बस हम चीजें लेते रहें, उसका एक्सप्लॉइट कर 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 उससे हम फायदा उठाते रहें, ठीक है। तो नेचर को हमने ये नहीं देखा कि भाई उससे लिमिट में लो, ठीक है, हमने लिमिट छोड़ी नहीं कुछ और हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज नेचर से ले ली, ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा तरीके से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थोड़ा बहुत भी नहीं, ठीक है। फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से और फॉरेस्ट से, जैसे हम फॉरेस्ट से क्या लेते हैं, वुड लेते हैं, बार्क लेते हैं, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्यूर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, नेचर को एक ऐसे रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो बस हमें चीजें लाके देता रहे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें लाके देता रहे, लकड़ी, बार्क्स, पत्तियां, रबर, दवाइयाँ, डाई, खाना, फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, फॉडर, चारा, मैन्योर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने सिर्फ नेचर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब बताओ सबसे पहले हम किस चीज़ पर ब्लेम डालेंगे? सबसे पहला ब्लेम जाएगा ह्यूमन बींग्स पर, इंसानों पर, ठीक है। सबसे पहले तो विनाश हमने ही करा है अपने फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर उन्होंने क्या फॉरेस्ट का नुकसान करा है, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी पीरियड में हुआ है हमारे जंगलों का, हमारे फोना या फिर एनिमल्स का, हमारे फ्लोरा का, वो हुआ है ब्रिटिश टाइम पीरियड पर, यानी कि जिस टाइम पर वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है कॉलोनियल पीरियड में। क्यों ऐसा क्या करा उन्होंने? पेड़ काटने शुरू कर दिए? नहीं, उन्होंने पेड़ भी काटा लेकिन कुछ ठीक चीज़ के लिए। उन्होंने रेलवेज बनाई, हमने सुना है ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे गिफ्ट करी हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो उन्होंने हमें रेलवेज बना कर दी, ठीक है। तो रेलवेज बना कर दी, वैसे तो उन्होंने वो अपने फायदे के लिए बनाई थी, लेकिन बाद में उससे हमारा ही फायदा हुआ, लेकिन ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस चीज़ें वगैरह क्या लगी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वगैरह का यूज़ हुआ। एग्रीकल्चर, खेती के लिए क्या होता था कि जो जंगल थे उन्हें साफ कर दिया जाता था और उन पर खेती करी जाती थी। तो जो जंगल है, घने घने डेंस फॉरेस्ट, वो खराब हो गए, ठीक है। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो हम फॉरेस्ट वगैरह में पैसों के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रॉप्स उगाते हैं जो महंगी होती हैं, ठीक है। और जो मेन चीज़ है, जो अनाज है, उसको ना उगाकर महंगी क्रॉप्स उगाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें करना जिससे ज़्यादा कमर्शियल फायदा हो जाता है, जिससे ज़्यादा क्या है, पैसा आए, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स ने करा। और माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग यानी कोई भी ज़मीन है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लो कोई ज़मीन ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कभी फॉरेस्ट था, जंगल था, ठीक है, लेकिन माइनिंग की वजह से उन्हें पता चलता है भाई इसके नीचे तो बहुत अच्छी खान है, डायमंड की, गोल्ड की या फिर किसी भी और मेटल की, ठीक है। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने वो सारे फॉरेस्ट क्लीन कर दिए और माइनिंग एक्टिविटीज़ करना चालू कर दी। तो उससे क्या हुआ, ज़मीन भी खराब हुई, सॉइल इरोजन भी हुआ और फॉरेस्ट भी यानी डिफॉरेस्टेशन भी हो गया,
ठीक है, तो ये क्या था, कॉलोनियल फॉरेस्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन दैट इज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद क्या होता है, हमने अब तक क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेस्ट को ख़राब कर दिया, हमारे वाइल्ड लाइफ को डिप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जब ब्रिटिशर्स चले भी गए ना, जब भी हमने वो कंटिन्यू रखा। ठीक है, हमने क्या करा, हमें एग्रीकल्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे पास ज़्यादा खेती करने का वो नहीं था, हमारे पास ज़्यादा फूड सीरियल्स वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए हमने क्या करा, खेती करने की शुरुआत कर दी, खेती करने की शुरुआत करी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया। अब कुछ ज़मीन तो प्रोवाइडेड थी, वो पहले ही खेती के लिए थी, उस पर खेती कर ली, लेकिन और भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने क्या करा, जितने भी सारे फॉरेस्ट थे उन्हें क्लियर कर दिया, यानी डिफॉरेस्टेशन कर दिया, सारे पेड़ काट दिए और उस ज़मीन पर हमने खेती करी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो गया, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगल हमारे सारे डिप्लीट हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने नहीं करा, हमने भी करा है, आज़ादी मिलने के बाद हमने भी चीज़ कंटिन्यू रखी। ठीक है, Between 1951 to 1980, according to Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. ठीक है, तो हमें आज़ादी जब तक मिल चुकी थी और 1951 से 1980 तक, ठीक है, क्या होता है कि इन सालों में हमने क्या करा कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करा, और एग्रीकल्चर भी कैसे करा, फॉरेस्ट की जो जमीन थी उसको क्लियर कर कर डिफॉरेस्टेशन कर कर। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ही फॉरेस्ट सर्वे आया था इंडिया का, उसमें क्या बताया गया कि ओवर 26,200 यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का जो जगह है, जो एरिया है, उसको क्लियर कर दिया हमने, किस लिए, और फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा ज़मीन पर इतना ज़्यादा ही फॉरेस्ट कवर था, ये फॉरेस्ट का एरिया था, इसको हमने क्लियर कर कर इस पर खेती करी। और ये कौन से पीरियड की बात है, 1951 से 1980, यानी जब हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे। ठीक है, तो एक बार और बताती हूँ मैं इसको, 1951 से 1980 तक क्या हुआ, फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट निकलती है, उन्होंने बताया कि इतनी ज़मीन जो थी वो फॉरेस्ट की थी, फॉरेस्ट एरिया था, उस पर मतलब पेड़ वगैरह लगे हुए थे। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था, जंगल थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको क्लियर कर कर उस पर खेती कर दी जाती है पूरे इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट इज डिफॉरेस्टेशन। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, वो जो सारी स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स वाली, ठीक है, तो उसमें क्या था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था, दैट इज झूमिंग, वो एक लैंड को, पैच को क्लियर करा, उसे यूज़ करा, उसे फिर जला दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया करते थे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस हुआ करता था, उसकी वजह से भी क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ कटने हुए। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है। पहले हमने पढ़ लिया कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने क्या करा, कुछ तो कॉलोनियल पीरियड में हमारे डैमेज हुआ, हमारे फॉरेस्ट वगैरह को, कुछ हमने भी करा इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1951 से 1980 तक, कुछ हमने भी करा, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को हमने एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने झूमिंग भी देखा या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसकी वजह से भी काफ़ी लॉस हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। फॉरेस्ट पॉलिसीज यानी कि क्या उन्होंने नीतियाँ अपनाई, ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लॉस हो गया हमारे फॉरेस्ट का। ठीक है, मतलब वो कैसे हमारे फॉरेस्ट का डैमेज करते थे, उनका मतलब एक टर्म था जिसको वो यूज़ करते थे, दैट इज एनरिचमेंट प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, इन विच अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीशीज वर एलिमिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, टीक मोनोकल्चर डिस्ट्रॉयड और डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज में एक टर्म आती है एनरिचमेंट प्लांटेशन। एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब होता है एक ही फसल, सिंगल क्रॉप को उगा देना बहुत ही बड़ी जमीन पर। ठीक है, उगा देना, लेकिन वो फसल होगी कैसी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगी। ठीक है, कमर्शियली वैल्यूएबल यानी वो जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा बिकेगी, वो उसमें बहुत ज़्यादा महंगी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज, सिंगल यानी कि एक ही जो फसल होती है, कमर्शियली वैल्यूएबल यानी कि जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है, उसको उगा दिया जाता है एक्सटेंसिवली प्लांटेड, बहुत ही सारी ज़मीन पर, एंड अदर स्पीशीज वर एलिमिनेटेड, और जो और सारी हमारी फसल है और सारी जो हमारे पेड़ हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, टीक मोनोकल्चर, ये एक टाइप की फसल थी, ये बहुत ज़्यादा महंगी कमर्शियली वैल्यूएबल थी, ये साउथ इंडिया में थी। ठीक है, तो इसने क्या करा, ये सारी जगह हो गई और इसकी वजह से जो और प्लांट्स थे और जो हमारी फसल थी वो डैमेज हो गई, और ये बात है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया कहाँ पर पड़ता है, सदर्न इंडिया। ठीक है, सदर्न इंडिया यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका,
केरला, ठीक है, वो सारे एरियाज उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से टर्म अपनाते थे? एनरिचमेंट प्लांटेशन, यानी कि एक ही सिंगल जो प्रॉफिटेबल क्रॉप है उसको उगा दिया और जो सारी और फसल है उनको एलिमिनेट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। इसकी वजह से भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ हमारे फॉरेस्ट का। अब इस पेज पर हमने पढ़ लिया कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, यानी ब्रिटिशर्स ने अपनाई गई पॉलिसीज जिसकी वजह से हमारा उस टाइम पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में काफी ज्यादा लॉस हुआ। कुछ हम इंडियंस ने भी करा, ठीक है, इस वाले एरिया में 1951 से 1980 तक। फिर हमने देखा झुमिंग से भी हुआ कुछ, और कुछ हुआ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज से। वो क्या अपनाते थे? एनरिचमेंट प्लांटेशन, यानी कि एक ही सिंगल क्रॉप, कमर्शियली जो प्रॉफिटेबल वैल्यूएबल क्रॉप होती है, जो बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, उसको ही उगा दिया और जो और सारी स्पीशीज हैं और सारी जो फसलें हैं उनको एलिमिनेट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। इसकी वजह से काफी लॉस होता है हमारे फॉरेस्ट का, हमारे जंगलों का, हमारे वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर कॉज पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया, दैट इज कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। अब हम पढ़ते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से कैसे हमारे फॉरेस्ट का डिप्लीट होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। सो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का लॉस करने में काफी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करा है इसने। किसने? लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होता है, जो बड़े बड़े रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट है भी बहुत बड़ा, उसके नीचे डायमंड वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फॉरेस्ट है, जो बहुत सारे टाइगर्स वगैरह के रिजर्व होते हैं, ठीक है, वो डिप्लीट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होता है? जो लार्ज स्केल बड़े बड़े जो बिजनेस सेटअप होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को हम बोलते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और इनकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है फॉरेस्ट का खत्म होने में, लॉस होने में, ठीक है। Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects, ठीक है। 1951 से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, जो फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें भाई जंगल ही जंगल है, ठीक है, उसको क्लियर कर दिया गया। किसके लिए? वो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। और बढ़ते हैं, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई फॉरेस्ट का क्लियरिंग वगैरह, फॉरेस्ट का खत्म होना पहले हुआ करता था अब नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी भी फॉरेस्ट का क्लियर होना जारी है, कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जो, हाँ, अभी क्या चल रहा है, फॉरेस्ट की क्लियरिंग चल रही है, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट की वजह से 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, यानी 40,000 हेक्टेयर जिनमें जंगल ही जंगल फैले हुए थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। माइनिंग में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है माइनिंग, यानी जब हम कोई चीज़ इंपॉर्टेंट खान वगैरह निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के नीचे से, उसके ऊपर जो भी जंगल है या फिर जो भी रिजर्व बनी हुई है टाइगर्स वगैरह के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो है, कोई जंगल है, ठीक है, तो वो जो है वो पूरा क्लियर कराया जाता है नीचे से माइनिंग वगैरह करने के लिए। तो माइनिंग भी क्या करता है, हमारे फॉरेस्ट वगैरह को डिप्लीट करता है, ठीक है। The Buxa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. WB यानी वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, अभी डोलोमाइट माइनिंग चल रही है। डोलोमाइट माइनिंग यानी कि एक ऐसी टाइप की माइनिंग है जिसमें से डोलोमाइट निकाला जाता है, ठीक है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, टाइगर का रिजर्व है जहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो भी सीरियसली थ्रेटन है क्योंकि वहाँ पर माइनिंग चल रही है, ठीक है। एक और कारण ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है। इसमें दो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। पहला तो लोग ये मानते हैं कि ग्रेजिंग यानी जब कोई भैंस, कोई बकरी या फिर कोई भी लाइव स्टॉक चल रहा है, खाना खा रहा है, चल रहा है, यानी कि घास वगैरह कोई चीज़ खा रहा है, ठीक है। और जो फ्यूल वुड कलेक्शन होता है, जब कोई ईंधन वगैरह को कलेक्ट करता है, आपने देखा होगा गाँव में चूल्हे वगैरह पर रोटी बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है। अब दो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे। एक इंसान तो है वो कह रहा है कि जो ग्रेजिंग है और जो फ्यूल वुड कलेक्शन है उससे जंगलों का विनाश हो रहा है, जंगल खराब होते जा रहे हैं। एक इंसान कह रहा है कि जंगल उससे पूरी तरह खराब नहीं हो रहे। कैसे? क्योंकि जब कोई ग्रेजिंग करता है तो जो ऊपर ऊपर की घास है हम उसको तो तोड़ रहे हैं, पूरा जड़ से तोड़ना उखाड़ दे रहे हैं, ठीक है। और जो फ्यूल वुड कलेक्शन है वो भी ऊपर से कटता है, पूरे जंगलों को गिरा के तो गिरता नहीं है, ठीक है। ऊपर की आधी लकड़ी काट लेते हैं लोग बाग, उसको ले जाते हैं, पूरा जड़ से तो पेड़ को उखाड़ते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन देखा जाए तो पहला आर्ग्यूमेंट कुछ सही भी है, ठीक है, उसमें कुछ सेंस भी है सही की। हाँ, खराब होते जा रहे हैं हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारे जंगल हैं। कैसे? क्योंकि जब हम ग्रेजिंग करते हैं तो कभी कभी जो बकरी वगैरह या फिर कोई भी लाइव स्टॉक खा रही है उसके साथ वो ज़मीन भी लेती है,
जब समझ लो वो उखाड़ रही है उस घास को, तो उसके साथ थोड़ी बहुत ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो भी चली जाती है, जिससे सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्यूल वुड कलेक्शन, ऊपर से तो कट रही है लकड़ी, ऊपर से तो कट रही है ना, फिर भी जंगल फिर भी खराब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन भी कारण बन गया हमारे फॉरेस्ट का खराब होने का, फॉरेस्ट का डिप्लीट होने का। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनसे आधा ही काम होता है, आधी लकड़ी कटती है, और ग्रेजिंग से भी क्या होता है कि पूरी तरह पेड़ नहीं कटता, ठीक है। The forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meets the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. So we should use them wisely. ठीक है, जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, जो पूरे जंगल है, वो क्या है, रिपोजिटरीज हैं, वो अपने अंदर डिपॉजिट करके रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं क्या क्या चीजें, देश के बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें, मिनरल्स, अदर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें कौन रखते हैं, फॉरेस्ट रखते हैं, जंगल रखते हैं, जिससे कि हम सबकी जो रैपिडली एक्सपेंडिंग, जो हम बढ़ते जा रहे हैं अर्बन शहर वगैरह के लोग, फैक्ट्रियाँ वगैरह, उनकी जो डिमांड है वो पूरी होती है कहाँ से, फॉरेस्ट से, जंगलों से। तो हम जंगलों को और ज़्यादा काटते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड कहाँ से फुलफिल हो रही है, फॉरेस्ट से हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, सो वी शुड यूज देम वाइजली, तो उन्हें हमें वाइजली यानी ठीक तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत सारी डिपॉजिट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कंट्री की मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल्स, अदर प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी डिमांड को पूरी करती है, और हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने देख लिया लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे कैसे विनाश होता जा रहा है, कैसे जंगल गिरते जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, यानी इंसानों की वजह से और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, समझ लो कोई जानवर है, उसकी वो हैबिटेट है, ठीक है भाई, वो उसमें ही सर्वाइव कर पाता है, उसमें ही रह पाता है, और हम उसकी हैबिटेट को ही डिस्ट्रक्शन कर दें, उसकी हैबिटेट को ही खराब कर दें, पूरी तरह विनाश कर दें, तो वो एनिमल सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हंटिंग, जब हम हंटिंग करते हैं, पॉचिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या है, एनिमल्स का विनाश हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जितना हमें यूज़ करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये हमें नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जब हम एनवायरमेंट में पॉल्यूशन करते हैं तो उसकी वजह से कुछ एनिमल्स जो हैं उन्हें वो भुगतना पड़ता है। हमने रिवर्स का पानी जो है एकदम काला कर दिया, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया, पिएगा कौन उन रिवर्स के पानी को, हम तो टैप में, आरओ वगैरह में फिल्टर करके पी लेंगे, एनिमल्स तो डायरेक्टली उसको ही पिएंगे ना, ठीक है, तो उन्हें कितना ज़्यादा डैमेज होता है। फिर हमने एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्मोक कर दिया है और बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन क्रिएट कर दिए हैं एनिमल्स के लिए। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, कभी कभी हमने जैसे बताया रिवर का पानी बहुत ज़्यादा केमिकल से भरा हो चुका है आजकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन हो चुका है, तो वो एक तरह से जहर का काम करेगा एनिमल के लिए, पॉइजनिंग होगी यहाँ पर। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है कि समझ लो कोई चिंगारी है वो लग गई एक पत्ती पर और पूरे जंगलों में फैल जाती है, पूरे जंगल खराब, उसके अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनकी भी डेथ हो सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर लाइटनिंग से भी हो सकती है जब बिजली आती है, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस, अब हमने ये तो देख लिया ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ कितने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद, सारे जंगलों को विनाश करने के बाद, हर इंसान को वो सारी चीज़ एक्सेस नहीं हो पा रही, गरीब इंसान को तो मिल नहीं पाती वो सारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, ठीक है, कम ही चीज़ एक्सेस हो पाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, उसके पास पैसा कम होता है खरीदने के लिए। तो अनइक्वल एक्सेस, अच्छी तरीके से हम बांट नहीं रहे हैं, जंगल पूरे विनाश कर दिए, लेकिन फिर भी वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारे इंसानों को इक्वल नहीं मिल पाई। अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन, यानी कि सबको इक्वल नहीं मिल पाई, कंजप्शन इक्वल नहीं हो पाया। डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जंगल सबने काट दिया लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ओवर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जंगल उतने के उतने ही हैं, तो उन जंगलों पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा, उन जंगलों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे जाएगा। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए उसके साथ साथ ही हमें जंगल भी या फिर पेड़ भी ज़्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन, ठीक है। अमेरिकन जो इंसान अमेरिका में रहता है और सोमालियन जो इंसान उधर की कंट्रीज में रहता है, ठीक है, तो एक एवरेज जो अमेरिकन इंसान है, एवरेज अमेरिकन, यहाँ पर इन्होंने एज का कंपैरिजन करा होगा, कोई 20 साल का अमेरिकन इंसान है और कोई 20 साल का सोमालियन इंसान है ना, मैं 20 साल बता रही हूँ लेकिन उन्होंने पता नहीं एवरेज क्या लिया है, ठीक है। सो एक एवरेज अमेरिकन इंसान जो है वो 40 टाइम ज़्यादा, यानी 40 गुना ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है फॉरेस्ट के, ज़्यादा जंगलों को एक्सप्लॉइट करता है, किससे, एक एवरेज सोमालियन इंसान से, ठीक है। तो ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, अमेरिकन, ठीक है। तो ज़्यादा जिम्मा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आनी चाहिए फॉरेस्ट को ठीक करने की, अमेरिकन पर ही आनी चाहिए, लेकिन ये तो रिच लोग हैं, ठीक है, ये तो नहीं करेंगे।
Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो सिमिलरली ऐसे ही अगर हम देखें तो जो 5% अमीर लोग हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन समाज में, भारत के अंदर जो 5% अमीर लोग हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, इकोलॉजिकल या फिर डैमेज करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वो यूज़ करेंगे जंगलों के प्रोडक्ट्स तो वो ज़्यादा डैमेज भी करेंगे, ज़्यादा वही यूज़ कर रहे हैं तो डैमेज भी वही करेंगे। तो जो 5% अमीर ज़्यादा हैं इंडिया के, वो 25% गरीब लोगों से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा डैमेज भी वही करते हैं। और एक और बात बताऊँ ना, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा डैमेज करते हैं 5% लोग, कौन? अमीर लोग। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे कम लेते हैं वो। ठीक है, तो द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंट वेलबींग। फॉर्मर यानी जो अमीर 5% है, फिर वो एनवायरमेंट वेलबींग के लिए, एनवायरमेंट ठीक करने के लिए बहुत ही सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि यूज़ किसने करा, डैमेज किसने करा? अमीर लोगों ने। और उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गरीब लोग उठाएंगे, जिन्हें इक्वली एक्सेस भी नहीं हो पाया फॉरेस्ट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में अब तक इस टॉपिक के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। पहला तो कॉलोनियल फॉरेस्ट, उसकी वजह से क्या डैमेज हुआ। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से क्या डैमेज हुआ। थर्ड हमने पढ़ा ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स, तीसरा हमने ये पढ़ा। और सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालयन यू इन ट्रबल इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी जो तीनों चीज़ें हुई हैं, कॉलोनियल डैमेज, ठीक है, फिर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फिर हमने पढ़ा ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, इसकी वजह से क्या डैमेज हुआ है, क्या इम्पैक्ट आया है एनवायरमेंट पर, उसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पिछले पेज तक हमने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे फॉरेस्ट, फोना, फ्लोरा, ठीक है, सारी चीज़ें डिप्लीट होती जा रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है ना। हमने वो सारे फैक्टर्स को पढ़ा था, सारे कोजेज़ को पढ़ लिया था, कारणों को पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एनवायरनमेंट पर, प्लांट स्पीशीज़ पर, एनिमल स्पीशीज़ पर। ठीक है, सो डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारे इंडिया के ओवर हाफ यानी आधे से भी ज़्यादा जो हमारे इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट हैं, नेचुरल जंगल हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं। इतना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन आउट। वेटलैंड्स वो ज़मीन होती है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और उस पानी के ऊपर ही जो है ना ज़मीन, प्लांट्स वगैरह, घास वगैरह उग रही होती है। ठीक है, रेफरेंस के लिए आपको इमेज दिख जाएगी स्क्रीन पर। तो 1/3 यानी कि 1/3 हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं। ड्रेन्ड आउट यानी उनका पानी सूख चुका है। ठीक है, वेटलैंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मात्रा में होता है। ठीक है, तो वो अब बिल्कुल सूख चुका है। 1/3 यानी 1/3 वेटलैंड्स का। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड। ठीक है, सरफेस वाटर क्या होता है, सरफेस वाटर में और ग्राउंड वाटर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, उसको समझते हैं। सरफेस वाटर का मतलब है जो सरफेस पर होगा, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, और ग्राउंड वाटर होता है जो ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सरफेस वाटर की हम यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हैं, जो ज़मीन के ऊपर फ्लोटिंग वाटर होता है, जो ज़मीन के ऊपर पानी होता है, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। अब कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं सरफेस वाटर बॉडीज़? रिवर है, वो ज़मीन के ऊपर होती है। सी यानी समुद्र, लेक, पॉन्ड्स। ठीक है, ये सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं ये सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो 70% जो हमारी सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं, 70% जो हमारी नदियाँ हैं, पॉन्ड्स हैं, समुद्र हैं, वो सारे क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं। ठीक है, उनके अंदर गंदा पानी है, पॉल्यूटेड। 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव्स वाइप्ड आउट। मैनग्रोव्स क्या होते हैं? मैनग्रोव्स वाले प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, ऊपर तो सारे प्लांट्स होते हैं वैसे, लेकिन जो उनकी जड़ें हैं ना वो ज़मीन के अंदर तो थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन उनकी जड़ें बाहर आई हुई होती हैं और बाहर काफ़ी ऊंची ऊंची जड़ें दिखती हैं उनकी, और फिर जाके ऊपर प्लांट होता है, और इतर वो जो ना पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारे 40% यानी 40% जो मैनग्रोव्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट, thousands of plants and animal species are heading towards extinction। और अगर हम हंटिंग करते रहे, शिकार करते रहे बहुत सारे एनिमल्स का, ठीक है, ट्रेड करते रहे जो महंगे महंगे प्लांट स्पीशीज हैं उनका, ठीक है, तो हमारे जो आने वाले प्लांट्स, एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ते रहेंगे, यानी वो विलुप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम हंटिंग करते रहे वाइल्ड एनिमल्स की, ट्रेड करते रहे जो जंगली एनिमल्स हैं, और जो कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जड़ी बूटी हो गई, और जैसे हमने देखा था हिमालयन यू, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लांट है क्योंकि इसके अंदर से टैक्सोल निकलता है जो कैंसर को ट्रीट करता है। ठीक है, तो अगर ऐसे प्लांट्स की, कमर्शियली जो वैल्यूएबल प्लांट है उनकी ट्रेड होती रही, एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेड होती रही, हंटिंग होती रही, कंटिन्यू चलती रही आने वाले टाइम पीरियड में भी, तो हज़ारों प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे फ्लोरा और फोना स्पीशीज़ के ऊपर। किस चीज़ का? जो हम डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं उसका।
Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities. तो जो सारे लॉस होते जा रहे हैं, इससे सिर्फ जो प्लांट है और जो एनिमल्स हैं और जो एनवायरनमेंट है उसका घाटा नहीं हुआ, इंसानों का भी घाटा हुआ है। कैसे? इंसान तो यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, सिर्फ वो इंसान यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा यूज़ करता है वो कौन है? जो सिटीज़ में रह रहे हैं, लोग बाग शहरों में रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, सारा जंगलों का एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। और जो जंगलों में रह रहे हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, इंडिजिनियस पीपल, उनका क्या होगा? उनके लिए तो लॉस ही हुआ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने सारी चीज़ें उनके लिए डिप्लीट कर दी, उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इनसे जो इंडिजिनियस पीपल है ना वो मार्जिनलाइज हो गए हैं, इम्पोवरिश हो गए हैं। ठीक है, उन्हें और ज़्यादा चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। और जो और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ है, जो और जंगलों पे डिपेंड होने वाली यहाँ की जनजातियाँ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो क्या है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती थी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर। who directly depend on various component of the forest and wildlife of food, drink, medicine, culture, spirituality etc. ठीक है, तो वो बहुत लोग जो है ना ज़्यादा डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर। किस किस चीज़ के लिए? वो अपना खाना फॉरेस्ट से लेते थे, ड्रिंक्स वगैरह उससे बनाते थे, दवाइयाँ उससे बनाते थे, उनका कल्चर जुड़ा हुआ था, उनकी स्पिरिचुअलिटी ट्रीज वगैरह से जुड़ी हुई थी, वहीं पर रहा करते थे, वो ट्रीज कोई भगवान माना करते थे। ठीक है, तो उनका सारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा उनका भोजन, सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इससे सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स का ही बुरा नहीं हुआ है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनियस पीपल है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट की सारी प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड करते हैं, उनका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने उनके लिए सारी चीज़ें डिप्लीट कर दी हैं। ठीक है, विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। ठीक है, और गरीब लोगों में भी, पुअर लोगों में भी जो वुमेन है ना वो ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है मैन से ज़्यादा। उन पर क्यों पड़ा इतना ज़्यादा प्रभाव? इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सबसिस्टेंस नीड्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे समाज में जो वुमेन होती है ना उन पर ही सारी जिम्मेदारी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर की जो सारी गुजारे लायक चीज़ें होती हैं, सबसिस्टेंस जो चीज़ें होती हैं वो वुमेन ही कलेक्ट कर लाएंगी, लकड़ी, चारा, पानी, दूर दूर से इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब उन्हें समझ लो लकड़ी मिली नहीं आसपास के जंगल में, वो सारी चीज़ें तो डिप्लीट हो चुकी हैं, तो क्या करेंगी, वो और दूर जाएंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ेगा, उनकी हेल्थ पर इफेक्ट होगा। ठीक है, और घर का काम भी नहीं हो पाएगा, फिर उनके चिल्ड्रंस की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो वुमेन की जो ड्रजरी है यहाँ पर, वुमेन का जो परिश्रम है वो बढ़ चुका है। ठीक है, as these resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 kilometer to collect these resources। ठीक है, तो फ्यूल, फॉडर, वाटर, ये सारी चीज़ें वुमेन ही लाती हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें डिप्लीट हो जाती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जब डिप्लीट हो जाएंगी तो जो ड्रजरी है, ड्रजरी यानी मेहनत वुमेन की, वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और कभी कभी तो उनको बहुत लंबे डिस्टेंस पर चलना पड़ जाता है, उनको 10-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है इन रिसोर्सेज को लाने के लिए। कौन कौन से रिसोर्सेज? फ्यूल यानी ईंधन यानी लकड़ी जिससे वो चूल्हा जलाएंगे, फॉडर चारा, ठीक है, और पानी, ये सारी चीज़ें लाने के लिए उन्हें 10-10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन। इससे क्या होगा, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन्हें बैक पेन हो सकता है, चल कर इतनी दूर जाने तक थक जाएंगी वो, एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और बच्चों पर भी ध्यान नहीं होगा, घर पर भी ध्यान नहीं होगा, और करना उनको है ही वो चीज़। ठीक है, मैन तो हमारे यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं, वो तो कराएंगे नहीं कोई हेल्प। ठीक है, सो क्या है कि जो वुमेन है वो अपने बच्चों पे भी नेग्लिजेंस हो जाएगा, उन पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगी, और घर का काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी उनके लिए और काम बढ़ ही जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घंटे वहाँ पर व्यतीत कर दिए, बहुत ज़्यादा घंटे वहाँ पर बिता दिए, फ्यूल, फॉडर, बेसिक सब्सिस्टेंस चीज़ें लाने के लिए, पानी वगैरह लाने के लिए 10-10 किलोमीटर चलकर। ठीक है, फिर बाद में घर का भी काम उनको ही करना है, बच्चे भी उनको ही संभालने हैं, तो उससे क्या होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी। ठीक है, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, सबसे पहला डिग्रेडेशन का, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होगा, जब डिग्रेडेशन होगा, जब हम नेचर को इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे, तो नेचर भी अपना रूप दिखाता है, फिर प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है, तो फिर ड्रॉट्स आएंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, बाढ़ आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, यानी जितने भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स होते हैं, हजार्डियस चीज़ें वो आने लगेंगी। ठीक है, जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स। ठीक है, बाढ़ वगैरह आना। ऑल्सो हिट्स पुअर द हार्डेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी गरीब लोगों की चिंता होगी, उन्हें ही वो सबसे ज़्यादा हिट करेंगी चीज़ें, जितने भी फ्लड्स आएंगे, जितने ज़्यादा ड्रॉट्स वगैरह आएंगे। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो तो फिर भी कर लेते हैं कॉप अप। ठीक है, जो पुअर लोग होते हैं उन पर चीज़ें कॉप अप नहीं करी जा सकती। ठीक है, उनके घर डूब जाते हैं फ्लड्स में, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो वो भी, ये जो फ्लड्स हैं, जो ड्रॉट्स हैं, इनमें भी हार्डेस्ट कौन हिट हो रहा है, पुअर लोग। ठीक है,
पोवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो जो पोवर्टी आई है इन केसेस में, गरीबी आई है ना, वो भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने की वजह से आई है। एनवायरमेंट खराब हो गया, एनवायरमेंट डिप्लीट हो गया, उसकी वजह से उन्हें पोवर्टी झेलनी पड़ रही है, ठीक है। तो डिप्लीट किसने किया था? अपर क्लास लोगों ने, रिच क्लास लोगों ने। सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर दिए, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस सारा कंज्यूम कर दिया, ठीक है। सब कुछ डिग्रेड करा रिच क्लास लोगों ने, अपर क्लास लोगों ने। झेलना किसको पड़ा? लोअर क्लास पीपल, पुअर लोगों को, ठीक है। और जबकि उन्होंने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज भी नहीं करा था। ओके, देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द सबकॉन्टिनेंट। तो जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, हमें अंत में यही पता चलता है कंक्लूजन में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। इट इज़ इम्पेरेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो अब यही अच्छा रहेगा कि हम कुछ टेक्निक्स लाएं, कुछ कंजर्वेशन मेजर्स लाएं, जिससे कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें, बचा सकें। सो यहाँ पर हमने क्या देख लिया? इम्पैक्ट भी देख लिया। क्या क्या हुआ इम्पैक्ट में कि हमारे आधे से ज़्यादा नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं, 1/3 हमारे वेटलैंड सूख चुके हैं, 70% हमारी सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, ठीक है। 40% हमारे मैनग्रोव्स खत्म हो चुके हैं। और अगर ऐसी हंटिंग चलती रही, ऐसी ट्रेड चलती रही प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो वो भी आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इंसानों पर भी इम्पैक्ट पड़ा। किस पर? जो इंडिग्नियस, जो ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट की चीज़ों पर डिपेंड करते थे। और जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो शहरों में रहती है, उन्होंने फॉरेस्ट वाली चीज़ों को डिप्लीट कर दिया, तो उनके लिए तो कुछ फॉरेस्ट का बचा ही नहीं, ठीक है। पुअर में भी वुमेन जो लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें घर का काम छोड़कर सारी चीज़ें उन्हें ही कलेक्ट करनी होती है। ईंधन लाना होता है, लकड़ी, फॉडर, पानी लाना होता है। और जब सारी चीज़ें आसपास मिलेंगी नहीं, तो वो 10-10 किलोमीटर चलकर दूर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उनका घर का काम भी छूटेगा और बच्चों पर भी देखभाल नहीं होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ कि फिर ड्रॉट आएंगे, ड्रॉट यानी सूखा पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि फ्लड आएंगे, और वो भी पुअर को ही हार्डेस्ट हिट करेंगे, ठीक है। तो पॉवर्टी किससे हुई? यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। तो लास्ट में हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और इन्हें हमें कंजर्वेशन टेक्निक से बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही काफ़ी लंबा टॉपिक था, ठीक है, लेकिन हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालयन यू इन ट्रबल। ये बहुत ही अच्छा प्लांट स्पीशीज़ है जो कैंसर को कंट्रोल करता है। इसके अंदर से टैक्सल निकलता है, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रग है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, ये केस स्टडी थी। उसके बाद हमने पढ़ा, हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से हमारा जो फ्लोरा फोना है वो डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। पहला फैक्टर था कॉलोनियल पॉलिसीज। अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, इसकी वजह से हमारा जो हमारे फ्लोरा है वो डिप्लीट हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में हमने देखा ये इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट यानी कि जो भी सारा डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या चीज़ें निकल कर आई, क्या कंक्लूजन हुआ। तो हमने देखा कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, नेचर पर पड़ा है, एनवायरनमेंट पर पड़ा है, फ्लोरा फोना इंसानों पर पड़ा है, पुअर लोगों पर पड़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। सो यहाँ तक हमने देख लिया कौन कौन से कॉजेज थे, कारण थे जिसकी वजह से फ्लोरा फोना डिप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किन टेक्निक से हम सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, और वो पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।